प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। नमो बुद्धाय अर्हताय दुख समुच्चय निवारकाय ज्ञान रूपाय नमो नमः। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के तहत आयोजित अंबेडकर पर शॉर्ट टर्म कोर्स के कुशल संयोजक संजय शर्मा जी और आफरीन का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने देश भर के यशस्वी विद्वानों के बीच मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सभी वक्ताओं को और विद्वान सहभागियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह वर्ष आप सब के लिए बहुत सकारात्मक और यादगार साबित हो। आज मैं, जैसा कि पहले से ही आपको ज्ञात है, अंबेडकर के नेशनलिज्म पर अपनी बात कहना चाहूँगा। अंबेडकर के नेशनलिज्म पर बात करने से पहले या भारत में किसी भी विचारक या समाज सुधारक के राष्ट्रवाद पर बात करने से पहले मैं राष्ट्रवाद के संदर्भ में दो बातों का स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझता हूँ। उसमें एक भाषा को लेकर के है, राष्ट्रवाद को समझने के लिए जो भाषा विन्यास है उसको लेकर के, और दूसरा यूरोप में जिस तरीके से राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ है उससे भारत के राष्ट्रवाद की जो भिन्नता है उसको लेकर के। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि भारत में हम भाषाई दृष्टि से राष्ट्रवाद को कैसे समझते हैं। हिंदी में जब हम राष्ट्रवाद का प्रयोग करते हैं तब प्रायः इसका षष्ठी तत्पुरुष समास के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात राष्ट्रस्य वादः इति राष्ट्रवादः, मतलब राष्ट्र का वाद, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। लेकिन राष्ट्र एक अमूर्त धारणा है, अतः स्वयं राष्ट्र का तो कोई वाद संभव है नहीं। भारत में और दुनिया के अलग अलग देशों में भी राष्ट्र के भीतर ही अलग अलग राष्ट्रवाद होते हैं। जैसे हम कहते हैं गांधी का राष्ट्रवाद, विवेकानंद का राष्ट्रवाद या अंबेडकर का राष्ट्रवाद, यह राष्ट्र में वाद की तरह है जो सप्तमी अधिकरण समास में प्रयोग संभव होता है। और इसी अर्थ में हम कांग्रेस का राष्ट्रवाद, भाजपा का राष्ट्रवाद, बसपा का राष्ट्रवाद इत्यादि भी कह सकते हैं। यह सब सप्तमी अधिकरण समास में राष्ट्रवाद का प्रयोग है। इसी तरह जब हम उदारवादी या मार्क्सवादी राष्ट्रवाद कहते हैं तब यह राष्ट्रवाद का बहुव्रीहि समास की तरह प्रयोग होता है, जहाँ राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्रवाद से नहीं निकलता है बल्कि उदारवाद और मार्क्सवाद से निकल रहा होता है। जबकि राष्ट्रवाद में राष्ट्र से व्यक्ति का उपमान और उपमेय का संबंध होता है। यह अर्थ राष्ट्रवाद को कर्मधारय समास से मिलता है, लेकिन इस अर्थ में शायद ही राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर शासक वर्ग यह चाहता है कि शासन से व्यक्ति का उपमान उपमेय संबंध हो और व्यक्ति उसी को राष्ट्र समझे जिसे शासक राष्ट्र बता रहा है, राष्ट्रवाद बता रहा है, उसी के प्रति समर्पित रहे। यह प्रवृत्ति जब किसी समाज में अधिक बढ़ती है तब राष्ट्रवाद वरदान के बजाय अभिशाप बन जाता है। लेकिन जो लोग सच्चे राष्ट्रभक्त होते हैं वे सब राष्ट्र में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई न्यूनता देखना नहीं चाहते हैं, अपना सब कुछ उस पर
न्यौछावर कर देना चाहते हैं, यह राष्ट्रवाद का एक ऐसा प्रयोग होता है जो अव्ययी भाव समास की ओर इसे ले जाता है, और इस अर्थ में भी प्रायः राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया नहीं जाता है। लेकिन यह सब प्रयोग संभव है, होते हैं, और उसका मैंने भाषा विन्यास की दृष्टि से एक झलक यहाँ आपको दिखाने की, प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं साथ में कहा था कि एक दूसरी बात पे चर्चा करेंगे जो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास से संबंधित है और जिससे हमको भारतीय राष्ट्रवाद से एक तुलनात्मक समझ बनाकर ही कोई बातचीत करनी चाहिए। वह बात यह है कि यूरोप में जब ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है, और हम इसके यदि विकास को देखें, जैसा कि हॉब्सबॉम ने बताने की कोशिश की कि फ्रांसीसी क्रांति में उन्हें राष्ट्रवाद का प्रथम विस्फोट, उभार दिखाई पड़ता है, तो इस लिहाज से वह एक ऐसा समाज था जहां एटोमिस्टिक इंडिविजुअल और एटोमिस्टिक सोसाइटी, हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्ति की अणुवादी अवधारणा और समाज की अणुवादी अवधारणा। तो जब व्यक्ति की अणुवादी अवधारणा और समाज की अणुवादी अवधारणा विकसित हो रही थी, एक मास सोसाइटी डेवलप हो रहा था, उस समय राष्ट्रवाद के उभार को भी देखने की कोशिश की जाती है। यह एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है जिस पर कम लिखा गया है, या संभव है कि मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन इस कॉन्ट्राडिक्शन को भी देखने समझने की ज़रूरत है। और चलिए, ये दो जो फ्रेमवर्क हैं, उस फ्रेमवर्क में तो हमको थोड़ा बहुत अंबेडकर के राष्ट्रवाद की चर्चा करनी ही है। मैं अंबेडकर के राष्ट्रवाद पर जो बातचीत करने वाला हूँ, उसमें अंबेडकर के राष्ट्रवाद के 4 विशेषताओं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, और साथ में जो अंबेडकर का राष्ट्रवाद है उसको हम कैसे हॉब्सबॉम और रैनन तथा एंडरसन के फ्रेमवर्क में फिट कर सकते हैं, कहाँ तक वो फिट हो पाते हैं, और कहाँ अंबेडकर का राष्ट्रवाद उनसे अलग जाता है, इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो चलिए हम अब अपने आज के मूल मुद्दे पर आते हैं। अंबेडकर के नेशनलिज्म को समझने के लिए हम कौन कौन से वेरिएबल्स को अपनाते हैं, इसी से अंबेडकर के राष्ट्रवाद के प्रति हमारी धारणा का उद्घाटन होता है। मैं यहाँ बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ कि हमने जो वेरिएबल्स अपनाए हैं उससे अंबेडकर के राष्ट्रवाद के प्रति हमारी धारणा का उद्घाटन होता है। इसीलिए अंबेडकर का राष्ट्रवाद हो या किसी का भी विचार हो, हम उसकी व्याख्या करने के लिए कौन कौन से ऐसे वेरिएबल अपना लिए हैं जिस वेरिएबल को स्वयं उस विचारक ने नहीं अपनाया था, इसका चयन करना एक बहुत ही अधिक सावधानी की मांग करता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रबुद्ध लोगों ने अंबेडकर के विचारों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है, जिसमें वे बताते हैं कि अंबेडकर के वैचारिक विकास में 4 चरण हैं। इस फ्रेमवर्क में अंबेडकर को हिंदुइज्म के प्रति शुरू में सख्त प्रतिक्रियावादी बताया जाता है और अंत में उन्हें हिंदुइज्म के प्रति नम्र और सुधारवादी बताया जाता है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल करके अंबेडकर को मनचाहे वैचारिक ढांचे में लपेटकर प्रस्तुत किया जाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत बार हम गांधी को लेकर के भी ऐसा कर रहे होते हैं, जबकि जैसा कि मैं समझता हूँ, अंबेडकर जैसा लेखक और विचारक जिसके लेखन में ज्यूरिस्टिक अप्रोच और क्रॉस एग्जामिनेशन की एनालिटिकल शैली हो, वह एक ही तथ्य पर अलग अलग समय में कोई ऐसी अलग अलग बात नहीं कर सकता है जिसकी मनमानी व्याख्या संभव हो और जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध जाते हों। वैसे आज मुझे अंबेडकर के राष्ट्रवाद
पर ही केंद्रित रहना है, राष्ट्रवाद पर बात रखनी है, इस नाते भी मेरे लिए अंबेडकर वर्सेस गांधी या अंबेडकर वर्सेस सावरकर या अंबेडकर वर्सेस विवेकानंद जैसे पचड़े में पड़ने की गुंजाइश कम ही है, क्योंकि राष्ट्रवाद पर बात करते हुए समुदाय की एकता के तत्वों को पहचानने की जरूरत होती है, न कि समुदाय को विभाजित करने वाली फोर्सेस पर फोकस करने की जरूरत होती है। अंबेडकर के राष्ट्रवाद को समझने के लिए यह समझ लेना जरूरी है कि अंबेडकर यह भली भांति समझते थे कि इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअलिज्म, समाज रचना में कलेक्टिविज्म और धार्मिक सोच में फंडामेंटलिज्म तथा वैज्ञानिक प्रगति के लिए साइंटिफिक टेम्पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। हाँ, आजकल आपको ऐसे बहुत लोग मिल सकते हैं जो इन सबों को एक साथ चलाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ेंगे, या दिखाई नहीं पड़ेंगे तो कम से कम अलग अलग समय पर जिस तरीके की बात लोग कर रहे हैं उसमें ये चीज़ जरूर दिखाई पड़ती है। तो जो मैं कह रहा हूं कि अंबेडकर जो कह रहे हैं कि ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं मनुष्य के, समाज के, उसमें एक एकरूपता होनी चाहिए। ये संभव नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में हो जाइए इंडिविजुअलिस्टिक, समाज रचना के सेंस में हो जाइए कलेक्टिविस्ट, और धार्मिक सोच में हो जाइए फंडामेंटलिस्ट, और साइंटिफिक टेम्पर आपको चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ये संभव नहीं है। यह अंबेडकर के राष्ट्रवाद को समझने का पहला सूत्र है, और बेशक यह लिबरल डेमोक्रेसी से आने वाला सूत्र है। यदि इस सूत्र को आप अंबेडकर की तर्क प्रणाली और अंबेडकर के शब्दों में ही देखना चाहते हैं, तब आपको कलेक्टेड वर्क्स ऑफ अंबेडकर के भाग 3 में हिंदू सोशल ऑर्डर पर लिखे गए चैप्टर को अवश्य देखना चाहिए, जहां अंबेडकर फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से ग्लोरीफाई किए गए वेरिएबल्स, और वे वेरिएबल्स क्या हैं आप सब जानते हैं, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व, इसके जरिए हिंदू सोशल ऑर्डर की समीक्षा करते हुए अंबेडकर आपको नजर आएंगे। और यहीं आपको वह पृष्ठभूमि भी मिल जाएगी जो अंबेडकर के राष्ट्रवाद की समझ को हॉब्सबॉम के नज़दीक ले जाती है। और वह नज़दीकी यह है कि राष्ट्रवाद से राष्ट्र का जन्म होता है, न कि राष्ट्र से राष्ट्रवाद का जन्म होता है। इसे अरस्तू के तर्क वाक्य का इस्तेमाल करते हुए मैं यदि शब्द देना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि नेशनलिज्म इज प्रायर टू नेशन, या सात्र का अनुसरण करते हुए इसे शब्द देना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि नेशनलिज्म प्रीसीड्स नेशन। जिस तरह हॉब्सबॉम मानते हैं कि एक जन समूह में हम होने की भावना, यानी कि वी द पीपुल, बिना किसी कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन इंटरेस्ट के नहीं आ सकती है, वैसे ही अंबेडकर भी मानते हैं कि एक जाति विभाजित समाज में जहां लोग अपनी गिवन आइडेंटिटी से ही संतुष्ट नहीं हैं, और यदि वे उसे तोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे अपने को हम, यानी कि वी द पीपुल, नहीं समझ सकते हैं। हॉब्सबॉम मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व एक नई पहचान प्राप्त करने का आधार बन गया, और नई पहचान को प्राप्त करना एक कॉमन इंटरेस्ट बन गया, जिस कॉमन इंटरेस्ट के लिए वी द पीपुल बन गए, और उसमें उस इलिटरिस्ट स्ट्रक्चर को तोड़ना शामिल था जो मासेस को नई पहचान देने का प्रतिरोधी था। इसी कारण हॉब्सबॉम नेशनलिज्म को एक इलीट आइडियोलॉजी भी कहते हैं, और इसे इलीट कॉन्फ्लिक्ट के एक माध्यम के रूप में मॉडर्न फेनोमेना भी मानते हैं। ऐसा इसलिए कि मासेस को लीड करने वाले भी इलीट थे, जो दूसरे ट्रेडिशनल इलीट थे, जो उस वक्त रूलिंग इलीट थे, उनका विरोध कर रहे थे। और विरोध करने के लिए जो मासेज ने अपने को एकजुट किया था, राष्ट्र उसी से बनता है, यह दिखाने की कोशिश करते हैं हॉब्सबॉम। इसीलिए इसे एक इलीट कॉन्फ्लिक्ट में उभरता हुआ दिखाते हैं फ्रांस की क्रांति में।
और ये सब बातें बहुत स्पष्ट हैं। हॉब्सबॉम की तमाम रचनाओं में बार बार इन बातों को दोहराया गया है और मुझे लगता है कि आप सब इससे परिचित ही होंगे। अंबेडकर भी राष्ट्रवाद को एक आधुनिक विचारधारा मानते हैं जो भारत में अंग्रेजी राज के द्वारा स्थापित विधियों की तथा प्रशासन की एकरूपता के कारण आया और जिसने मासेस को स्ट्रक्चरल वायलेंस के सांचे में दी गई पहचान को तोड़ने का अवसर उपलब्ध कराया। इसका मतलब यह हुआ कि अंबेडकर यह कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के आने से पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था और यहाँ राष्ट्रवाद भी नहीं था। और जैसे ही हम अंबेडकर की इस टिप्पणी को देखते हैं और तब हम बहुत जल्दीबाजी में प्रतिक्रिया कर बैठते हैं और प्रतिक्रिया करते हुए हम फिर विवेकानंद वर्सेस अंबेडकर, तिलक वर्सेस अंबेडकर, सावरकर वर्सेस अंबेडकर और गांधी वर्सेस अंबेडकर करने लग जाते हैं, जबकि इतनी जल्दीबाजी में अंबेडकर के विरुद्ध तलवार लेकर के खड़े हो जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि सुदूर अतीत से ही भारत को एक राष्ट्र के रूप में जो लोग देख रहे थे, यानी कि विवेकानंद, तिलक, सावरकर और गांधी इत्यादि, उनके लिए राष्ट्रवाद एक राजनीतिक अवधारणा न होकर एक सांस्कृतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक अवधारणा थी। और अंबेडकर के राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है वह राजनीतिक अवधारणा है। इसकी वजह यह है कि यह सभी यानी कि विवेकानंद, तिलक, सावरकर और गांधी सुदूर अतीत से ही भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचानते हुए उस राष्ट्र की विकृतियों को भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने उस राष्ट्र की विकृतियों को नहीं दर्शाया है। हाँ, उन्हें यह आशा जरूर थी कि उसी प्राचीन अतीत के कल्चरल फ्रेमवर्क में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और मॉडर्निटी के द्वारा प्राचीन राष्ट्र की विकृतियों को दूर कर लिया जाएगा। इतना जरूर है कि गांधी उस कल्चरल फ्रेमवर्क में मॉडर्निटी फिट नहीं बैठेगा, बल्कि उसे भी तहस नहस कर देगा, इस विचार के पक्षधर थे। और अब यदि आप फिर से एक बार सोचें, ठहर कर सोचें अंबेडकर के राष्ट्रवाद के ऊपर और विवेकानंद की कुछ उक्तियों का सहारा ले लें। विवेकानंद कहते हैं कि भारत को धर्म की नहीं, रोटी की जरूरत है। आखिर अंबेडकर भी तो इसी तर्क का विस्तार कर रहे हैं। वो भी यही कहते हैं कि इस देश को रोटी की जरूरत है और वह थोड़ा आगे बढ़ करके कहते हैं कि सभी लोगों की रोटियों की गुणवत्ता और आकार में भरसक जितना हो सके समानता होनी चाहिए। ऐसा न हो कि किसी के पास बहुत रोटी उपलब्ध हो और बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली उपलब्ध हो और किसी के पास रोटी उपलब्ध ही न हो या बासी रोटी उपलब्ध हो। अंबेडकर भी अतीत के कल्चरल फ्रेमवर्क की खोज में हैं, क्योंकि वे भी यूरोप की मॉडर्निटी और उसके मेजॉरिटेरियनिज्म के दुष्प्रभावों को बड़ी गहराई से समझ रहे हैं। और वह कल्चरल फ्रेमवर्क उन्हें बुद्धिज्म में मिलता है, जिसे वे हिंदुइज्म कहे जाने वाली अवधारणा से बहुत भिन्न भी पाते हैं। भिन्न ही नहीं पाते हैं, बल्कि वे इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को फिट होने लायक भी मानते हैं और इसी में वे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बाद मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी से बचाव की उम्मीद भी करते हैं और इसे ही वे इकोनॉमी में सोशलिज्म, समाज विन्यास में लिबरलिज्म, धार्मिक आधार पर डेमोक्रेटिक और तकनीकी विकास के लिए साइंटिफिक टेम्पर के लिए उपयुक्त पाते हैं। तो ये सब जो हैं वह सब मिल करके पहचान, पुनर्वितरण एवं प्रतिनिधित्व की राजनीति में वेदांत के स्थान पर बौद्ध मत का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यह जो पहचान, पुनर्वितरण एवं प्रतिनिधित्व की राजनीति में वेदांत के स्थान पर बौद्ध मत का सहारा लिया जाना है, उसी से
अंबेडकर के राष्ट्रवाद की पहली विशेषता बनती है। और यहीं से अंबेडकर का राष्ट्रवाद हॉब्सबॉम के राष्ट्रवाद से अलग रास्ते पर चल पड़ता है। हॉब्सबॉम जिस फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद के सूत्र निकालते हैं, वहां मासेस के द्वारा एक इलिटिस्ट स्ट्रक्चर को हिंसक तरीके से तोड़ दिया जाता है और फिर हिंसा की प्रतिक्रिया में प्रतिहिंसा होती है और अंततः लोकतंत्र के नाम पर ही लोकतंत्र की, सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता की और पर्टिकुलरिज्म यानी कि फ्रेंच नेशनलिज्म के नाम पर भ्रातृत्व का, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है, अंतर्राष्ट्रवाद की अवधारणा है, उसका भी अंत हो जाता है। अंबेडकर समझते थे कि भारत में जो मासेज के सामने एक्सप्लॉयटेटिव एलिटिस्ट स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की जद्दोजहद से भारत में ब्रिटिश शासन यदि उनके साथ है भी तो वह इसकी कीमत भी वसूल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस संदर्भ में 3 खास रचनाओं पर गहराई से ध्यान देना आवश्यक है। मैं एक एक करके यहाँ उन तीनों रचनाओं का जिक्र करता हूँ, जिसमें पहली रचना है फाइनेंस एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कोलन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी है द इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और तीसरी है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी कोलन इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। इन 3 किताबों में इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी की विस्तृत चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी की चर्चा सिर्फ आरसी दत्त की रचनाओं में या दादा भाई नौरोजी की रचनाओं में हुई है, बल्कि अंबेडकर भी उससे बड़ी गहराई से, बड़ी शिद्दत से परिचित हैं और चिंतित भी हैं। इस तरह अंबेडकर को दोहरा भय सता रहा था, जिनमें एक तो यह था कि पद दलितों के राजनीतिक एवं आर्थिक हित सुरक्षित किए बिना यदि अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं, तब सामंती शक्तियों के विरुद्ध सीधी लड़ाई से भारतवर्ष को ही नुकसान होगा। और दूसरा यह कि यदि अंग्रेज यहाँ बने रहते हैं तो उन संसाधनों का देश हित में समुचित उपयोग नहीं हो पाएगा जो प्राकृतिक रूप से यहीं की जनता के लिए है, बल्कि क्या होगा, इससे बड़े पैमाने पर ब्रिटेन की ही समृद्धि बढ़ती रहेगी। यहाँ चलकर अब हम अंबेडकर के राष्ट्रवाद को समझने के एक दूसरे फ्रेमवर्क पर आते हैं। राष्ट्रवाद के संदर्भ में जब ऐसी समस्याओं का समाधान करना हो, मतलब जहाँ रास्ता नहीं दिख रहा हो, तब राष्ट्रवाद की एक खास परिभाषा से काम चलाया जाता है और वह परिभाषा उभर कर सामने आती है रैनन की रचना में, अर्नेस्ट रैनन की रचना में। रैनन कहते हैं कि परपेचुअल प्लेबिसाइट इन लिविंग टुगेदरनेस इज नेशनलिज्म। मैं फिर से दोहराऊं, रैनन की परिभाषा है परपेचुअल प्लेबिसाइट इन लिविंग टुगेदरनेस इज नेशनलिज्म। और हम इंडियन ट्रेडिशन में सह अस्तित्व या बुद्धिज्म द्वारा प्रस्तावित मध्य मार्ग को देखें तो वह भी लगभग यही प्रस्ताव करता हुआ दिखाई पड़ता है, खास करके सह अस्तित्व। अंबेडकर इस लिविंग टुगेदरनेस को प्राप्त करने के लिए हिंदू समाज के कुरीतियों पर डाले गए धार्मिक आवरण एवं उनके आध्यात्मिकरण का निषेध करते हैं, परंतु यह निषेध हिंसक न होकर विधि व्यवस्था द्वारा ही निषेधित की जाए, अंबेडकर की यह मांग रही है और अंबेडकर इसके पक्षधर रहे हैं। और हम आप सब जानते हैं कि संविधान सभा में बैठकर अंबेडकर ने यही प्रयास भी किया था। इस लिविंग टुगेदरनेस में जो परपेचुअल प्लेबिसाइट है, उसका विस्तार राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों की राज्य के माध्यम से सुरक्षा के द्वारा ही नहीं इसको प्राप्त करा सकता है। मतलब यह संभव नहीं है कि जो लिविंग टुगेदरनेस के लिए जो परपेचुअल प्लेबिसाइट है वह सिर्फ राजकीय प्रयासों से संभव नहीं है,
क्योंकि यह मैक्रो सोशल डायनेमिक्स को तो प्रभावित कर लेता है, किंतु माइक्रो सोशल डायनेमिक्स इससे अछूते रह जाते हैं। इसीलिए बाबा साहब जाति भेद को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं। जब तक समाज की मूल संरचनाओं के द्वारा विधि निषेधों को आत्मसात नहीं किया जाएगा, उनको स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक विधिक स्थापनाओं का कोई महत्व, कोई मोल नहीं रह जाता है। लिविंग टुगेदरनेस को परपेचुअल प्लेबिसाइट के जरिए निरंतर कायम रखने से जन समूह में उस मनोवैज्ञानिक एकता का संचार हो सकता है, होता है, जिससे राष्ट्र और राष्ट्रवाद का जन्म होता है। लेकिन इसके लिए दो शर्त हैं। एक शर्त रैनन का है और दूसरा शर्त एंडरसन का है। अंबेडकर इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाते हैं और इसी से अंबेडकर के राष्ट्रवाद की तीसरी विशेषता उभर कर सामने आती है। रैनन ने फॉरगेटफुलनेस को भी राष्ट्र के बनने में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में पहचान की है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि किसी जन समूह के अतीत में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिसमें वे एक दूसरे से तीव्र संघर्षों में या हिंसक संघर्षों में उलझे रहते हैं, और स्वाभाविक है कि जब ऐसे तीव्र और हिंसक संघर्षों की स्मृतियां वर्तमान बनी रहेंगी, तब किसी समूह में विभाजन बढ़ेगा, न कि उनमें एकजुटता बढ़ेगी। इसीलिए ऐसी जो स्मृतियां हैं जो तीव्र संघर्ष और हिंसा को याद दिलाते रहती हैं, उनको भूलकर मधुर और साझी स्मृतियों को याद रखने से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। रैनन फ्रेंच में लिखते हैं और मैं यहाँ उसका अंग्रेजी रूपांतरण उद्धृत कर रहा हूँ। रैनन लिखते हैं कि येट द एसेंस ऑफ अ नेशन इज दैट all individuals have many things in common, and also that they have forgotten many things. No French citizen knows whether he is a Burgundian, an Ellen, or a Typhel. Yet every French citizen has to have forgotten the massacre of Saint Bartholomew or the massacre that took place in the south in the 13th century. ठीक इसी तरह अंबेडकर भी उन प्रतीकों को भूल जाने की सलाह देते हैं जिन प्रतीकों से दलित जातियों के शोषण एवं दमन के स्वर निरंतर वर्तमान बने रह सकते हैं। मनुस्मृति को जलाना, शूद्रों के मंदिर प्रवेश का समर्थन करना, शूद्रों को संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना इसी तरह के पहल हैं, जिनसे इतिहास के तीव्र संघर्ष वाले अध्यायों को ले करके जो मिथक बनाए गए हैं, जो प्रतीक बनाए गए हैं, उन प्रतीकों को तोड़ा जाए, उनको भूलने की कोशिश की जाए। और जब अंबेडकर ऐसा करते हुए इस विचार के साथ मनुस्मृति को जलाते हैं, तो इसको भी बहुत अधिक दिल पर ले लिया जाता है कि अरे इससे तो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया है। लेकिन मैं आपको मनुस्मृति में क्या लिखा गया है इसका उदाहरण देते हुए ही इस मुद्दे पर पुनः अपनी बात रखने के लिए लौटता हूँ। मनुस्मृति में क्या लिखा गया है, यह मनुस्मृति ही बता रही है, प्रथम अध्याय में बता रही है कि इस ग्रंथ में देश धर्मान, जाति धर्मान, कुल धर्मान च शाश्वतान, पाखंड गण धर्मान च शास्त्रेस्मिन् उक्तवान मनु। ये मनु की अद्भुत एकेडमिक ऑनेस्टी है, जैसी एकेडमिक ऑनेस्टी प्रायः अब बहुत कम देखने को मिलती है। तो मनु ने इसमें क्या कहा कि इस ग्रंथ में देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, शाश्वत धर्म, आपद धर्म और यहाँ तक कि पाखंडियों के धर्म का भी उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिए, शाश्वत धर्म का तो उल्लेख है ही,
पाखंडियों के धर्म का भी उल्लेख है। तो भाई इसे तो एकेडमिक ऑनेस्टी कहेंगे कि एक समाज में धर्म को लेकर के जो विभिन्न मतवाद प्रचलित थे, मनु ने सबको एक साथ रख दिया। लेकिन जब किसी समाज में पाखंडियों के धर्म को ही शाश्वत धर्म बना देने की पहल जोर पकड़ रही हो, उसको वैधता प्रदान करने की कोशिश की जा रही हो, तो फिर उसमें से शाश्वत धर्म को निकाला कैसे जाएगा और यह कैसे बताया जाएगा कि नहीं, शाश्वत धर्म तो वह नहीं है जो आप कह रहे हैं, बल्कि आपके ग्रंथ ही शाश्वत धर्म की कुछ और परिभाषा कर रहे हैं। आपका ग्रंथ तो बता रहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, और आप समझ रहे हैं कि ऐसी शिक्षा देने के लिए क्या अंबेडकर को अर्हता प्राप्त थी? वास्तविकता तो ये है कि सनातन ग्रंथों को पढ़ने की अर्हता से उनको वंचित रखा गया था। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति ऐसे ग्रंथों को जलाता है तो इसके लिए बहुत अधिक प्रतिक्रियात्मक होकर सोचने के बजाय यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या मनु जैसे लेखक होते तो आजकल जो मनुस्मृति को लेकर के गाहे बगाहे वैध अवैध तरीके से तमाम तरह की कुरीतियों को महिमा मंडित किया जाता है, क्या मनु या जिसने भी मनुस्मृति को कंपाइल किया हो, लिखा हो, वह इसको देख करके कहता कि यह मनुस्मृति की वास्तविक प्रतियां हैं, यह मनुस्मृति की वास्तविक धारा है, वास्तविक स्वर है? मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होता। अब जब हम इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि वो प्रतीकों को जो एक तरीके से विनष्ट करने की, तोड़ने की कोशिश जो आम्बेडकर कर रहे हैं, तो वह एक पक्ष तो है ही है, उसी का एक दूसरा पक्ष है। और दूसरा जो इसका पहलू है, वह इसी पहल का एक दूसरा पक्ष है, वह यह है कि आम्बेडकर ने सावरकर की तरह इतिहास को और खासकर अतीत के इतिहास को महिमा मंडित नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि इतिहास के महिमा मंडन का उपक्रम अपने साथ काले अध्यायों को भी साये की तरह साथ साथ लेकर के आता है और फिर हम उससे बच नहीं सकते हैं। इसी चीज़ को आप यदि विवेकानंद के चिंतन में देखें तो आप पाएंगे कि विवेकानंद कह रहे हैं कि जो क्षत्रियत्व का आदर्श है वह यूरोप के राष्ट्रवाद का आदर्श है, और इसके लिए कई बार विवेकानंद यूरोपीय राष्ट्रों को आगाह भी करते हैं कि जो क्षत्रियत्व के आदर्श वाला राष्ट्रवाद आपका है और उसमें जिस तरीके से मॉडर्निटी के दोषों को आप समाविष्ट करते जा रहे हैं, वह आपके लिए घातक सिद्ध होगा। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर जापान में गए, उनको तब नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, राष्ट्रवाद पर ही बोल रहे थे वहाँ पे, उन्होंने भी विवेकानंद के इसी विचार को वहाँ प्रस्तुत किया। ये अलग है कि उनकी शैली अलग थी, उनका तर्क अलग था और उनके शब्द अलग थे, पर वे भी जापान को यही समझा रहे थे कि क्षत्रियत्व वाले आदर्श के जिस राष्ट्रवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं वह आपके लिए घातक साबित होगा। इतिहास गवाह है कि जापान को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी, और यूरोप का इतिहास भी गवाह है कि स्वयं यूरोप के ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को उस तरह के राष्ट्रवाद के जो आदर्श की वकालत कर रहे थे, उनको किस तरीके की उनको कीमत चुकानी पड़ी और पूरी दुनिया ने उसकी कीमत चुकाई। लेकिन यहाँ एक बात मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब हम इस तरह क्षत्रियत्व की बात कर रहे हैं तो जो क्षत्रिय जातियाँ हैं, उन क्षत्रिय जातियों में जो विकृतियाँ आ गई हैं और यूरोप में उसके साथ जो मॉडर्निटी को जोड़ दिया है, विवेकानंद उस समीकरण से उत्पन्न होने वाले राष्ट्रवाद
पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं और इसके लिए किसी को आहत होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और जब इसी प्रश्न को हम आगे बढ़ाएं तो फिर देखेंगे कि जब प्रतीकों को तोड़ देंगे, इतिहास से मुंह मोड़ लेंगे, तो फिर राष्ट्र बनेगा कैसे? क्योंकि बिना साझी विरासत के, बिना अतीत के प्रति गौरव बोध के किसी भी तरह के राष्ट्रवाद का कभी जन्म हो नहीं सकता है, चाहे उसका स्वरूप जो भी हो। राजनीतिक राष्ट्रवाद कह लीजिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कह लीजिए, ये गौरव बोध वहाँ बहुत जरूरी है। तो गौरव बोध की यह जो साझी विरासत है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बौद्ध दर्शन में या बौद्ध मत में मिलता है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में मिलता है। अब चूंकि वह आइडिया कभी समुचित रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसके कारण बृहत भारत में एक बहिष्कृत भारत भी बसता रहा। और आगे हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के एक कालखंड के आइडियाज से यदि भारत का नवनिर्माण करना है, जिसमें बहिष्कृत भारत को प्रबुद्ध भारत में बदलना है, तब आम्बेडकर एक इमेजिन्ड कम्युनिटी का सहारा लेते हुए तो दिखाई पड़ते ही हैं, परंतु सूक्ष्म और सघन रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वह इमेजिन्ड कम्युनिटी किसी टाइम, स्पेस और ज्योग्राफी से उतनी जुड़ी हुई नहीं है जितनी कि वह हिस्ट्री ऑफ आइडियाज से जुड़ी हुई है। और यहीं एंडरसन की अवधारणा वाली इमेजिन्ड कम्युनिटी से बाबा साहब के राष्ट्रवाद को हम एक अलग राह पर चलते हुए देखते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इमेजिन्ड कम्युनिटी को लेकर जो एंडरसन की प्रस्तावना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवाद उससे एक अलग प्रस्थापना स्थापित करती है। लेकिन इस बात में यहाँ ठहर कर मैं एक बात और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी हिस्ट्री, किसी सोसाइटी, किसी जियोग्राफी में इमेजिन कम्युनिटी को न खोजकर हिस्ट्री मतलब आइडियाज का जो इतिहास है उसमें देखते हैं। इसमें एक बड़ी मार्मिक पीड़ा छुपी हुई है। उस पीड़ा को हम पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट विदुषियों के द्वारा भाषा पर की गई टिप्पणियों से उधार लेकर व्यक्त करना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि शोषण के ढांचे ने शोषितों को अतीत से जुड़े रहने लायक भी नहीं रहने दिया, जिसमें वे अपने को किसी इमेजिन्ड कम्युनिटी से जोड़ सकें। परंतु जब आम्बेडकर अपने राष्ट्रवाद के अनुरूप जिस भावी प्रबुद्ध भारत की परिकल्पना करते हैं, वह ब्राह्मणत्व के आदर्श वाली स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद से असंगत भी नहीं है। दोनों का जो राष्ट्रवाद है एक ज्ञान मार्गी समाज के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। आगे चलकर विज्ञ श्रोता हमें कहीं ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण शब्दावली और इसके साथ प्रबुद्ध भारत को जोड़ देने पर आपत्ति न करें, इसीलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, और वह यह है कि इस संदर्भ में धम्म पद के 24वें एवं 25वें अध्याय में वर्णित ब्राह्मण शब्द पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह बौद्ध ग्रंथ है, मूल बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें ब्राह्मण की अवधारणा पर जो स्वामी विवेकानंद की टिप्पणी है, जो मनुस्मृति में कहा गया है और जो खुद धम्म पद कह रहा है, उसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण को एक गुण के रूप में, एक श्रेष्ठता के रूप में, एक दिव्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि जन्मना अर्थ में इसको ग्रहण किया गया है। और हम आज भी यह देखते हैं कि जो गुण ब्राह्मण से अपेक्षित हैं, जो कर्म ब्राह्मण से अपेक्षित हैं, उन कर्मों का संधान जो करता है, उन गुणों का संचार जिसमें होता है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी इमेज, उसकी प्रेस्टीज किसी भी सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है। अब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद की
चौथी और आज के लिए अंतिम विशेषता की चर्चा पर आते हैं, जो इमेजिन्ड कम्युनिटी से जुड़ी होने के कारण है तो तीसरी विशेषता से ही संबंधित, परंतु जब इसे फूले के बलि राज्य रूपी इमेजिन्ड कम्युनिटी से जोड़ते हैं और उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद की समीक्षा करते हैं, तब यह एक नई विशेषता के रूप में प्रकट होती है। आप जानते हैं कि ज्योतिबा फूले क्षत्रियों को मूल देशी निवासी मानते हैं और आर्य ईरानी ब्राह्मण आक्रांताओं ने इन क्षत्रियों के गौरवशाली इतिहास तथा संस्कृति को धूल धूसरित कर दिया, ऐसी मिथकीय आख्यानों को स्थापित करते हैं। ज्योतिबा फूले के राष्ट्रवाद में महाराजा बली को देशी क्षत्रियों में एक इमेजिन्ड कम्युनिटी के रूप में स्थापित किया गया है, परंतु आर्य मिथकों में बलि को राक्षस राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फूले के लेखन में हिंदुइज्म द्वारा देवताओं के रूप में वर्णित मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन एवं परशुराम रूपी आर्य ईरानी ब्राह्मण आक्रांताओं के रूप में इन्हें देखा गया है। इस मिथक से सावरकर भी जद्दोजहद करते हैं और आर्यों को ईरान से आया हुआ बताते हैं, परंतु वे यह तर्क देते हैं कि इनसे देसी लोगों का संघर्ष कम ही हुआ, बल्कि उन्हें उन आर्यों को देसी लोगों ने उनका स्वागत किया और आगे चल करके यह स्वागत देसी लोगों के लिए बहुत ही अधिक कल्याणकारी साबित हुआ। इन दोनों के विपरीत, मतलब ज्योतिबा फूले और सावरकर के विपरीत, विवेकानंद और गांधी की तरह आम्बेडकर आर्य मिथक को ही खारिज कर देते हैं और आर्यों को भारत का ही मूल निवासी बताते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आम्बेडकर के राष्ट्रवाद में जो इमेजिन्ड कम्युनिटी उभर कर सामने आती है, उसमें आर्य बनाम द्रविड़, गोरे बनाम काले का इतिहास में कोई जगह नहीं रह जाता है। इसका यह भी मतलब हुआ कि भारत में बहिष्करण की जो स्थिति है, उसके लिए कोई देसी मैकेनिज्म ही बनती चली गई थी और वही इसके लिए जिम्मेदार है। और इस बहिष्करण को तोड़ने के लिए फिर से एक देसी मैकेनिज्म को बनाने की ज़रूरत है, जो बहिष्करण को तोड़े और समावेशन को बढ़ावा दे। लेकिन वह देसी मैकेनिज्म जब बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वह एक ऐसा युग है जहां आधुनिकता बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। दुनिया में शीत युद्ध चल रहा है, दुनिया हथियारों के होड़ में लगी हुई है, आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने की ज़रूरत है, कृषि सुधारों की ज़रूरत है और इन सब कार्यों में सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, न कि कुछ पहले से प्रदान की गई निर्योग्यताओं के आधार पर समूहों को अलग थलग कर देने की ज़रूरत है। और इस मैकेनिज्म को तैयार करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया में जो बेहतर पहल किए गए थे, उसको वहाँ से उठाते हैं और भारतीय संस्कृति समाज के संदर्भों में उसको समायोजित करने का प्रयास करते हैं। मैं भारतीय संविधान की ओर इशारा कर रहा हूं और निश्चित रूप से आप इसको समझ भी गए होंगे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि भारतीय संविधान को यदि हम समावेशन के देसी मैकेनिज्म का एक दस्तावेज मान लें, तो क्या 70 साल बहिष्करण को समाप्त करने के लिए कम थे? इस प्रश्न का उत्तर हमें 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ कहा था, उसमें इसका उत्तर मिल जाता है। और वह उत्तर यह है कि हम अपने ही लोगों के कारण उस बहिष्करण को समाप्त नहीं कर पाए हैं
और जब मैं यहाँ अपने ही लोगों की बात कर रहा हूँ तो उसका आशय भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा या कम्युनिस्ट पार्टियाँ नहीं हैं, बल्कि कुछ प्रवृत्तियाँ हैं। उस भाषण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, मैं बाबा साहब को कोट करता हूँ, अतीत में भारत ने अपने ही लोगों की वजह से स्वतंत्रता को खोया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण के समय दाहिर के सेनापतियों ने कासिम से उपहार पाकर अपने राजा का साथ नहीं दिया। मोहम्मद गोरी के विरुद्ध भी यहाँ राजा एकजुट नहीं हो पाए थे। शिवाजी जब हिंदुओं की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे तब राजपूत सरदार मुगलों का सहयोग कर रहे थे। जब ब्रिटिश सेनाएं सिख शासन को ध्वस्त कर रही थीं तब गुलाब सिंह शांति से बैठे थे और 1857 में भी सिख निष्क्रिय पड़े हुए थे। अनकोट। इसी भाषण में वे शंका भी व्यक्त करते हैं कि कहीं इतिहास अपने आप को दोहराएगा तो नहीं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी भाषण में आगे कहा, आई कोट, वर्किंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, अल्टीमेटली इट्स इफेक्ट डिपेंड्स ऑन दोज टास्क्ड विथ इम्प्लीमेंटिंग इट, अनकोट। यदि बहिष्कृत भारत प्रबुद्ध भारत नहीं बन पाया है अब तक, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमने कुछ कम अर्जित किया है, परंतु जो अर्जित कर लिया जाना चाहिए था उसमें भी यदि कमी रह गई है तो निश्चय ही दोनों तरह के लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कि दोनों तरह के लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। एक तो उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं, और दूसरे उन्हें जो आरंभ से ही इस संविधान को खारिज करने में लगे हुए थे। और आप किताबें पढ़िए, आपको पता चलेगा कि शुरू से ही इस संविधान को खारिज करने में कौन लगे हुए थे। अपने उसी अंतिम भाषण में आम्बेडकर पूछते हैं कि, अगेन आई कोट, विल इंडियन प्लेस द कंट्री above their creed or will they place creed above country? If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? The first thing, in my judgment, we must do to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives, unquote. और इसी भाषण में उन्होंने हीरो वर्शिप की एक खास प्रवृत्ति की घनघोर निंदा की थी। ये बड़ी रोचक बात है और हमारे आज के भारत के लिए भी वह उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो लोग भी हमारे संविधान सभा में बैठे हुए थे, यह तो कहिए कि एक मतलब ईश्वर का वरदान था कि इतने प्रबुद्ध लोग भारत में तब एक साथ थे। ये सब के सब हीरो थे। लेकिन वहाँ क्या कह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि जो हीरो वर्शिप है वह स्वतंत्रता को एक आदर्श के रूप में स्थापित नहीं रहने देता है। क्यों? इसलिए कि जो हीरो वर्शिप है वह स्वतंत्र चिंतन को बाधित करता है और अम्बेडकर ने इसको किसी भी राष्ट्र के लिए, भारत के लिए ही नहीं, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत घातक बताया है। यह घातक इसलिए है कि भारत में हीरो वर्शिप की एक टेंडेंसी है और उस टेंडेंसी के भीतर क्या होता है कि जब हम हीरो वर्शिप शुरू करते हैं तो उसको इतना ज़्यादा महिमा मंडित करते हैं कि फिर वह जो कहे वही राष्ट्र है, वह जो कहे वही राष्ट्रवाद है। इस तरह की प्रवृत्तियां बड़ी तेजी से घर करने लग जाती हैं भारतवर्ष में। इसीलिए भारतवर्ष को हीरो वर्शिप से बचना चाहिए। वैसे तो यहाँ आकर हमारा आज का व्याख्यान लगभग पूरा हो जाता है, परंतु इसे मैं एक सैद्धांतिक समीकरण के साथ पूरा करना चाहूँगा। पश्चिम में मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट के साथ साथ नेशनलिज्म की अवधारणा का विकास हुआ है। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं कि जिस दौर में नेशनलिज्म का उभार देख रहे हैं हॉब्सबॉम, वह
मैकियावेली के बाद का युग है, हॉब्स, लॉक इत्यादि लिख रहे हैं और ये राज्य के एक स्वरूप पे चर्चा करते हैं जहां राज्य को एक मशीन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मतलब इसको मनुष्यों ने बनाया है, अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाया है। एक कमजोर राज्य की इसमें चर्चा की जाती है। और जब यह चर्चा हो रही है तो उस वक्त लोगों ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का जो घातक परिणाम होता है उसको देख लिया था। मध्य युग में देखा था कि राज्य को जब एक सावयव के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो सरकार अपने आप को इसके मस्तिष्क के तरह से प्रस्तुत करने लग जाती है और परिणाम ये होता है कि जिनके पास पावर है, जिनके पास शक्ति है, वे समाज को मनमाने तरीके से ऐसे चलाने लगते हैं जैसे कि जनता जनता न होकर के भेड़ हो। अंबेडकर इस बात को समझते थे और भारतीय मन को भी समझते थे, जो बहुत जल्द आदर्शीकरण यानी कि आइडियलाइजेशन को एडॉप्ट कर लेता है। इसी कारण अंबेडकर ने राष्ट्र का और राष्ट्रवाद का आदर्शीकरण नहीं किया है। जो चूक रैनन से हो गई थी और गांधी को छोड़कर अनेक भारतीय विचारकों से हुई है, वह चूक अंबेडकर नहीं करते हैं। और वह क्या चूक है कि अंबेडकर मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट के आद्योपांत समर्थक बने रहते हैं और नेशनलिज्म के साथ ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का घालमेल नहीं करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट के साथ नेशनलिज्म का घालमेल हिटलर ने किया, मुसोलिनी ने किया, उस जमाने में किया जब मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बातचीत विमर्श ज़्यादा चल रहा था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ अपने नेशनलिज्म का घालमेल किया और इसका परिणाम यह रहा कि उससे आप वाकिफ़ हैं, दुनिया को जो परेशानी हुई, मानवता को परेशानी हुई। और यह भी एक वजह है जिसके कारण अंबेडकर पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन लोगों की आलोचना करते हैं जो पश्चिमी राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया में उसी की एक अनुकृति को भारत में बनाने का प्रयास कर रहे थे और स्थापित कर रहे थे कि भारत आधुनिकता के पूर्व से ही एक राष्ट्र रहा है और यहाँ राष्ट्रवाद हमेशा से एक प्रेरक तत्व रहा है। अंबेडकर इस विचार में दो कमियों को रेखांकित करते हैं। पहला यह कि यह नकल की प्रवृत्ति पर आधारित है और दूसरा यह कि प्राचीन समाजों की प्रकृति ऑर्गेनिक सोसाइटी की रही है, जबकि पश्चिम में राष्ट्रवाद मास सोसाइटी की उत्पत्ति है जिसमें एटोमिस्टिक इंडिविजुअल और एटोमिस्टिक सोसाइटी का विचार साथ साथ जुड़ा हुआ है। उसी किताब यानी कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खास रूप से कहते हैं कि भारत में जो लोग प्राचीन समय से ही भारत को एक राष्ट्र के रूप में दिखाने का प्रयत्न करते हैं वह एक प्रतिक्रिया में कर रहे हैं और वह प्रतिक्रिया यह है कि वे देख रहे हैं कि जो अंग्रेज प्रशासक हैं वे अपने आप को एक नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसे विचार के साथ अपने को जोड़ते हैं जिससे उन लोगों ने एक सामूहिक शक्ति प्राप्त किया हुआ है। और इस स्थिति में जो भारतीय लोग हैं वह जब अंग्रेज़ों से संवाद के क्रम में आते हैं तो उन्हें यह कहना पड़ता है कि हम भी एक बहुत पुराने समय से राष्ट्र रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन चीज़ों का जिक्र करते हैं और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो राष्ट्रवाद है वह राजनीतिक राष्ट्रवाद की राजनीतिक राष्ट्रवाद के शक्ल में प्रकट होता है। और जब ये राजनीतिक राष्ट्रवाद के रूप में प्रकट होता है तो इसका मतलब यह है कि यह एक मैकेनिस्टिक सोसाइटी और के साथ राष्ट्रवाद की अवधारणा को साथ में लेकर के चलेगा।
हम यह देखते हैं कि दुनिया भर में पहले भी और आज भी राज्य को एक सावयव के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है और उससे राष्ट्रवाद को जोड़ने की कोशिश की जाती है। यह एक बहुत ही अतीत में घातक परिणाम को जन्म दे चुका है और यह एक बड़ी विचित्र विडंबना है। और हमको यहाँ मिस फॉलेट को याद करना चाहिए। मिस फॉलेट कहती हैं कि जब राज्य हमारी असीमित सेवाएं नहीं करता है तो वह हमसे असीमित आस्था की मांग क्यों करता है। और आज के राज्य कैसे होते जा रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण या ग्लोबलाइजेशन के कारण राज्य तो खाली हाथ होते जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें अब जो हैं वो प्राइवेट एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन राज्य जो है वह अपने आप को धीरे धीरे राष्ट्र के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है और वह डिमांड ऐसी करता है कि वह सारी आस्था का केंद्र वही बना रहे। वास्तव में इस पर जो पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव से विचार किया गया है वह भी हमें समझ लेने की ज़रूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसको बड़े गहरे तरीके से समझते थे। ये अलग बात है कि उनके समय में पोस्ट मॉडर्निज्म आज की तरह एक फैशन नहीं बन पाया था। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो बताते हैं कि गवर्नमेंटलिटी उत्पन्न करने के लिए नेशनलिज्म का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ी मार्क्सिस्ट टच ली हुई इसमें एक झलक दिखती है, लेकिन कई बार हम शासकों में ऐसी प्रवृत्ति देखते हैं और पूरी दुनिया में देखते हैं। और जब जब ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवाद एक प्रकाश स्तंभ की तरह से हमारे सामने बार बार प्रकट होता रहेगा और हमें सचेत करता रहेगा कि राष्ट्रवाद का मतलब आम लोगों के जो नागरिक का स्वरूप है, जो नागरिकता के अधिकार हैं, उनके जो नागरिक कर्तव्य हैं, उन सबों को ले करके जो एक एकता का बोध लोगों में होता है, अपनी एक सामूहिक पहचान को लेकर के जो एकता का बोध उनमें होता है, ये एक भीतर से जगने वाली प्रवृत्ति है। राष्ट्रवाद वह है, न कि राष्ट्रवाद वह है जो किसी शासक के द्वारा परिभाषित किया जाता है, खास करके तब जब वह कुछ सीमित स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस तरह का कोई बातचीत कर रहा हो। तो मैंने आज जो बातचीत आपसे कही है उसको यदि हम एक बहुत संक्षेप में समराइज करके फिर से कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवाद शुरू तो होता है हॉब्सबॉम, रेनन और एंडरसन के रास्ते से, लेकिन फिर यह आगे चल करके विवेकानंद और गांधी को भी छूने की कोशिश करता है। और जब भी हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमें समुदाय में एकता को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत होती है, न कि उन पर जो समाज को विभाजित करते हैं। तो मैं फिर से आप सबों का एक बार आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और मैं संजय शर्मा जी का, आफरीन जी का विशेष आभारी हूं जिन्होंने मुझे इतने विद्वत समूह के बीच में बोलने का मौका दिया। हमारी आपकी फिर कभी मुलाकात होगी। लाइव मुलाकात तो अभी वेब पेज के जरिए हुई है, कभी हम लोग रूबरू भी मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।